कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले देख लो आप लोग 12th का जो फिनेंशियल अकाउंटिंग, ऐसे फिनेंशियल अकाउंटिंग तो नहीं लिखा हुआ है, सॉरी, आपकी बुक का नाम जो है फ्रंट में क्या लिखा हुआ है? अकाउंटेंसी लिखा है ना, ठीक है। तो अकाउंटेंसी के अंदर आप लोग क्या सीखते हैं? अकाउंटिंग। तो आप ये भी जानते हैं, जो पहले बता चुके हैं, कि अकाउंटिंग का बहुत सारा ब्रांच है। क्या है? ब्रांच। तो 12th का जो अकाउंटेंसी है उसके अंदर आप 3 ब्रांच पढ़ते हैं। अकाउंटिंग का 3 ब्रांच आप पढ़ते हैं। एक है फाइनेंशियल, इसके बारे में आपको ग्रेजुएशन मालूम चलेगा, ठीक ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ब्रांच लिखनी है, सॉरी, क्या होगा? अकाउंटिंग शॉर्ट में। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ठीक है। और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये ग्रेजुएशन फिर से पढ़ना होता है, ठीक है, लेकिन एडवांस लेवल पे। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग में पार्टनरशिप, एनपीओ जितना है वही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इसको बोलते हैं। और अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और भी आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक ना, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये सब क्या है? मैनेजमेंट। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है किसके ब्रांच में आता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। देखिए नाम में है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हिंदी में मैनेजमेंट बोलते हैं प्रबंध, तो प्रबंध लेखांकन। तो इसका नाम प्रबंध लेखांकन क्यों पड़ा? तो देखिए वैसा लेखांकन जो प्रबंधकों की सहायता करता है, मैनेजर का हेल्प करता है, उस अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं? अब कैसे हेल्प करता है? जैसे आप अकाउंटिंग रेशियो पढ़े ना, अकाउंटिंग रेशियो भी आपका किसका पार्ट है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हिस्सा है वो। तो अकाउंटिंग रेशियो जो है किस प्रकार से मैनेजर को हेल्प करता है? जैसे आप करंट रेशियो निकाले उसमें, और उसमें सिखाया है कि उसका स्टैंडर्ड रेशियो कितना होता है? लिक्विड रेशियो पढ़ा है तो इसका बोले कितना होता है? 1:1 होता है। तो इससे प्रबंधक को सहायता मिलता है, क्योंकि वो करंट रेशियो जब देखता है कि 1:1 है तो उसको मालूम चलता है कि स्थिति ठीक नहीं है। मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स हमेशा 2 गुना होना चाहिए, किसके तुलना में? नहीं है तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है, सुधार करना पड़ेगा, मिलता है सहायता। उसी प्रकार कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी हेल्प मिलता है, किसको? मैनेजर को। इसीलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, क्योंकि मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है। ये नाम में ही तो आपका कैश फ्लो है। फ्लो तो जानते हैं, जैसे पानी फ्लो बहता है वैसे कैश भी तो बहता ही है, ठीक है। लेकिन पानी का अलग नेचर है, पानी हमेशा ढलाव की ओर बहती है, वो वापस ऊंचाई की ओर आएगी क्या? लेकिन कैश फ्लो में क्या होता है? कैश आता भी है बिजनेस में और आता है और जाता है। तो कितना कैश आया बिजनेस के अंदर 1 ईयर में, और 1 ईयर में कितना कैश खर्च हुआ? ध्यान सुनना, कितना कैश आया 1 साल में, 1 साल में कितना खर्च कर दिए, उसका पूरा विवरण यहाँ बनाते हैं। किसमें? कितना आया, लेकिन इतना भी आसान नहीं है, खाली इतना ही होता कितना आया और कितना गया। तो जो कैश आता वो जोड़ देते हैं, जो कैश जाता है उसको और फाइनली पता कर लेते हैं कितना बैलेंस। तो बोले सर कैश अकाउंट तो बनाते हैं, उसमें तो मिल जाता है। ये भी बोल सकते हैं ना कि सर कैश अकाउंट तो बनाते हैं ना, कैश बुक तो बनाते हैं ना, उसमें भी तो मालूम चलता है कितना कैश आया और कितना कैश गया। तो फिर से एक नया क्यों, इसको क्यों लाया है? तो इसमें देखो गहराई वाली बात क्या है कि इसमें जो कैश आया और जो कैश गया उसका भी नेचर अलग अलग होता है। इसके अंदर भी हम आपको सिखाएंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट यदि आपको सीखना है तो ये 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा है कल था भी, ठीक है ना, क्वेश्चन था कि डिविडेंड पेमेंट जो है जो स्टेटमेंट डील किए तो वो किस में आता है? तो फाइनेंसिंग में दिखाएंगे।
फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, हिंदी में तो आप कह देंगे, हिंदी ऑपरेटिंग का क्या होता है? संचालन होता है। तो संचालन क्रिया, निवेश क्रिया, वित्तीय क्रिया। बात को समझना, हम क्या कर सिखा रहे हैं कि कैश बुक बनाए हैं आप लोग या कैश अकाउंट बनाए हैं ना, उसमें भी तो यही दिखाते हैं कितना कैश आया कितना गया एक निश्चित समय में। तो फिर कैश फ्लो क्यों बना रहे हैं? तो क्या कैश बुक और कैश अकाउंट के अंदर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कौन सा कैश है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का नेचर में कौन सा कैश है, फिनेंशियल एक्टिविटी का नेचर में कौन सा कैश है, ये भी देखते थे क्या? जो आया उसको डेबिट, जो गया उसको क्रेडिट। ठीक है, लेकिन यहाँ इतना आसान नहीं है। यहाँ पर आने, कैश के आने और जाने को भी 3 भागों में बांट दिया है। देखो, कैश फ्लो 3 तरीके से होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होता है, तो मेन तो यही सीखना है बच्चा लोग को। अब हम कुछ एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है, कुछ ही एग्जांपल देंगे समझाने के लिए। डिक्रीज इन क्रेडिटर लिखे, क्या लिखे ये शॉर्ट में? क्या लिख रही है तुम? रेंट पेड लिखे, नहीं रेंट रिसीव लिखे, सॉरी रेंट रिसीव। समझना बहुत बड़ा चीज है, ठीक है, यही चीज आप नहीं सीखते, इसलिए कैश फ्लो पूरा सीखने के बाद भी बच्चा लोग समझ नहीं पाता है। इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ठीक है। चलिए 4 चीज के लिए चलते हैं। देखिए, डिक्रीज इन क्रेडिटर, डिक्रीज इन क्रेडिटर का मतलब जान ही रहे हैं कि क्रेडिटर आपका मान लेते हैं कि 50,000 का था पिछले साल, या फिर ऐसे बोलते हैं ओपनिंग डेट पे क्रेडिटर 50,000 का था, ओपनिंग डेट पर क्रेडिटर 50,000, अब क्लोजिंग पे 40,000 हो गया, क्लोजिंग पे क्या हो गया? 40,000। तो डिक्रीज हुआ। कैसे हो गया 40? 10 कहाँ गया? उसको वापस पे कर दिए, पे कर दिए, आप ही बोल रहे हैं क्या? पेड कर दिए क्रेडिटर को। क्या पेड किए? कैश। क्या पेड किए? अब आपको डिसाइड करना है कि ये जो हम कैश का फ्लो किए, मतलब कैश दे दिए किसको? क्रेडिटर को, वो कौन सा नेचर में आएगा? उसका ऑपरेटिंग नेचर है ये इन्वेस्टिंग है या फिनांसिंग है? ऑपरेटिंग है। कैसे मालूम चला? पढ़ लिए क्या ये चैप्टर? कैसे मालूम चला? ठीक है, अच्छी बात बता दी, तो कैसे गेस किए खाली? अगला बार भी फिर इसको भरना पड़ेगा। तो ये सही बोले कि आपका डिक्रीज इन क्रेडिटर जो है वो कैश इसमें फ्लो हुआ, कैश गया, तो वो कौन सा फ्लो है? ऑपरेटिंग फ्लो है, इन्वेस्टिंग फ्लो है या फिनांसिंग? तो ये ऑपरेटिंग फ्लो है कैश का। क्यों? अभी बताएंगे। रेंट रिसीव, पहले इसे देख लें तो बताएंगे। रेंट रिसीव, रेंट रिसीव का मतलब है कि आप जरूर कुछ अपना प्रॉपर्टी किराए पर दे दिए, तो रेंट रिसीव हुआ। क्या लगता है, ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फिनांसिंग है? इसमें कैश आया ना, इसमें गया था, इसमें आया ऑपरेटिंग। ये है इन्वेस्टिंग में आता है। किसमें आता है? क्योंकि आप प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में आप रेंट पे रहते हैं, ठीक है। अब जब आप रेंट पे रहते हैं तो इसका जो ऑनर है इसमें, इसको बनाने में इन्वेस्ट किया होगा, इन्वेस्टमेंट किया, तब इसका फायदा उसको मिल रहा है ना, इसलिए ये क्या है? इन्वेस्टमेंट। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा रेंट रिसीव, ये कैश ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। फिनांसिंग, इंटरेस्ट पेड, और इंटरेस्ट पेड हम लोग जनरली डिवेंचर पे या लोन पे करते हैं, लोन पे या डिवेंचर, और डिविडेंड पेड हम लोग शेयर पे करते हैं। पता है ना, बिजनेसमैन जो है इंटरेस्ट पेड डिवेंचर या लोन पे करता है। तो इसका मतलब है आप डिवेंचर के माध्यम से अपना कैपिटल बनाए तो आपको इंटरेस्ट पेड करना पड़ रहा है, शेयर के माध्यम से आप अपना कैपिटल बनाए तो आपको डिविडेंड पेड करना पड़ रहा है। तो इसमें कैश जा रहा है। कॉमन बात क्या है, इसमें सिर्फ कैश आएगा और जाएगा। बस आपको इसमें करना क्या पता है, ये कैश आने जाने की प्रक्रिया को 3 भागों में डिवाइड कर देना है कि कौन ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, कौन इन्वेस्टिंग कैश फ्लो है, और कौन।
तो ये 4 एग्जांपल से कोशिश किए हैं। अब आप सिखाएंगे क्यों डिक्रीज इन क्रेडिटर ऑपरेटिंग में क्यों आया, इन्वेस्टिंग में क्यों नहीं गया, फाइनेंसिंग में क्यों नहीं गया। रेंट रिसीव इन्वेस्टिंग में क्यों आया, ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग में क्यों नहीं जा सकता। ये इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में ही क्यों जाएगा, ये दोनों में क्यों नहीं आएगा। तो देखिए ऑपरेटिंग में साफ साफ तो ऑपरेटिंग लिखा हुआ है। ऑपरेटिंग का हिंदी क्या होता है, संचालन। इसका मतलब संचालन मतलब व्यवसाय को संचालित करना, व्यवसाय को चलाने के लिए, व्यवसाय को चलाने के लिए जो आपको कैश चाहिए या कैश आपको खर्च करना है, जो कैश आपको रिसीव होगा चलाते समय, बिजनेस को चलाते समय, उस सब ऑपरेटिंग है। जैसे क्रेडिटर को हम पेमेंट किए, क्रेडिटर को क्यों पेमेंट किए, क्रेडिटर बोलते किसे हैं, जब हम किसी से उधार खरीदते हैं, जिस दुकानदार से आप उधार खरीद के लाएं वो दुकानदार आपके लिए क्रेडिटर हो गया। अब उधार खरीद के लाएं तो ही तो बेच रहे हैं, आप बिजनेस में हैं, आप कंज्यूमर तो अकाउंटिंग नहीं कर रहा है। तो आप खरीद के नहीं लाएंगे तो बिजनेस चलेगा कैसे। तो संचालन में ना ये आपका खर्चा हुआ। इसी तरह समझाते हैं, बुक में ये सब चीज नहीं लिखा हुआ है, इसमें बस बुक में यही लिखा हुआ है कि कौन कौन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है कैश फ्लो और कौन कौन इन्वेस्टिंग में, वो रटवा दिया है, छपवा दिया है, ठीक ना। लेकिन उससे अंदर जाके बता रहे हैं कि डिक्रीज इन क्रेडिटर क्यों ऑपरेटिंग में क्यों आएगा, क्योंकि आप क्रेडिटर बनाते कब हैं, जब आप उधार खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं उधार, चलाने के लिए व्यवसाय। आप उधार नहीं खरीद के लाइएगा गुड्स तो व्यापार में बेचिएगा क्या। तो बेसिक चीज है ना, व्यवसाय को चलाने के लिए जितना भी कैश फ्लो जो जरूरी है, कैश फ्लो वैसा कैश फ्लो जो जरूरी है वो सब कहाँ आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ वही कैश फ्लो आएगा जो आप इन्वेस्ट किए हैं तो कमा रहे हैं। जो इन्वेस्ट किए हैं, अभी हमें इंटरेस्ट रिसीव लिखे ना, एक लिख देते हैं इंटरेस्ट रिसीव, ऐसा यहाँ पेड लिखे ना, यहाँ लिख देते हैं इंटरेस्ट, यहाँ पेड लिखा है इंटरेस्ट रिसीव। पेड कब करते हैं, जब आप लोन लेते हैं, लेकिन रिसीव कब करते हैं, आप लोन दिए तो इन्वेस्ट किए ना। कितना अच्छा है पकड़ने का तरीका, इंटरेस्ट रिसीव हुआ। रेंट रिसीव कब किए, आप कुछ भी मशीन रेंट पे दे दिए, अपना कार रेंट पे दे दिए, अपना बिल्डिंग रेंट पे दे दिए, आप इन्वेस्ट किए तब ना रेंट पे दिए, तो इसलिए वो इन्वेस्टिंग कैश फ्लो है। सुने। और ये फाइनेंसिंग में कैसा आता है, तो देखिए डिविडेंड पेड, आप डिविडेंड पेड क्यों किए, आप लाभांश क्यों दिए किसी को, क्योंकि शेयर होल्डर को लाभांश देते हैं। तो शेयर होल्डर सब क्या लिए थे, तो दिए लाभांश, कैपिटल, उसे पैसा लिए थे तो कैपिटल है हमारे लिए। तो फिनांस बनाए अपना, फिनांस वित्त, वित्तीय क्रिया, अपना पूंजी बनाने के लिए जितना भी आप खर्चा कर रहे हैं या पूंजी बनाने से जो आपको इनकम हो रहा है वो किस में आएगा, तो समझ में आया। ये चीज जरूरी था, ठीक है। अब कैश फ्लो जो है तीनों में होता है ना, ये तो बताइए थी अभी। अब तीनों में दो होता है, दो होता है मतलब क्या, एक कैश आएगा एक कैश जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। इसका भी वही है, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो। इसका भी वही, कैश इनफ्लो और कैश क्या, आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब कैश आ रहा है तो कैश इनफ्लो, बिजनेस में आ रहा है कैश, आउटफ्लो मतलब कैश बिजनेस से जा रहा है। तो कुछ एग्जांपल लिख लेंगे समझने के लिए, ठीक ना, फिर फॉर्मेट करेंगे हम लोग, नोट कीजिए। ठीक है, देख रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरा क्या लिखे हैं, पूरा इस प्रकार लिखाता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश का फ्लो में कैश इनफ्लो भी होता है, कैश आउटफ्लो भी होता है। तो अभी हम पहले समझा चुके हैं सर। तो इनफ्लो में क्या क्या आता है, देखो सेल ऑफ गुड्स, आप नहीं बेचिएगा तो आपका बिजनेस ऑपरेट होगा नहीं होगा। खरीदना इधर है और बेचना इधर, क्योंकि बेचने से कैश इनफ्लो आता है और खरीदने से कैश, कैश पे फोकस हो, कैश जाता है। रॉयल्टी रिसीव, ठीक ना, रिसीव हो रहा है, कैश तो आएगा ही आएगा। रिसीव फ्रॉम डेटर, जिसको उधार बेचे, जिसको उधार बेचे होंगे उससे तो मेरा कैश आएगा ना, वो है। उसी तरह इधर देख लो, परचेज ऑफ गुड्स, कैश खर्च हुआ,
रेंट पेड किए, सैलरी पेड किए, और भी रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, वो सब एक्सपेंस आपको दिखाना है, ठीक है। पेमेंट टू क्रेडिटर, ये सब आपका ऑपरेटिंग है, इसके बिना आपका बिजनेस चल नहीं सकता है, ये सब बेसिक चीज है, ठीक है। इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। और एक चीज आप साथ में जान लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब कैश फ्लो नहीं, कैश फ्लो का स्टेटमेंट तैयार करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ओनली। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है तीनों मिला के, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फिनांसिंग मिला के बनता है। जब हम लोग सिंगुलर सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्टेटमेंट बनाएंगे तो वहां दो मेथड से बनता है, एक डायरेक्ट मेथड, ठीक है, तो सीखेंगे हम लोग, फिलहाल लिखेंगे इसके बाद, अभी नोट कीजिए इसमें। ठीक है, तो अगला क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें आपका कैश इनफ्लो का क्या क्या एग्जांपल है। तो आप यदि फिक्स एसेट को बेचते हैं कैसा आएगा, जब आप रेंट रिसीव प्रॉपर्टी आप रेंट पे लगा दिए, रिसीव होगा, इन्वेस्टिंग है। डिविडेंड रिसीव, आप शेयर में पैसे लगाए होंगे तब आपको डिविडेंड मिल रहा है। आप पहले इन्वेस्ट, ये जितना भी है इसमें पहले आप इन्वेस्ट किए होंगे तब जाके आपको रिसीव हो रहा है कैश, ठीक है। और कैश आउटफ्लो में परचेज ऑफ, ठीक है, आप खरीद रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, पीछे से खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट। तो अभी फिलहाल कैश आउटफ्लो में आपको इन्वेस्टिंग में बस यही दिखेगा, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, और कुछ नहीं दिखेगा। इसी से भी लिख दिए फिलहाल, ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, थर्ड क्या है, फिनांसिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो। कैश इनफ्लो मतलब कैश आता है बिजनेस में, कैसे कैसे, यदि आप शेयर इशू करेंगे, शेयर जब हम बेचेंगे तो मार्केट में लोग शेयर खरीदेंगे, हमारा खरीदेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैसे आएगा, भले वो कैपिटल के रूप में आएगा लेकिन, ठीक ना, रहेगा तो कैसे ही हमारे पास। इशू ऑफ डिवेंचर, इससे भी कैसा आएगा। लोन लेते हैं कोई भी बैंक से लो या और कोई इंस्टीट्यूट से लो, ठीक ना, तो आपको क्या कैश मिलता है कि चला जाता है। और इसे अपोजिट कैश आउटफ्लो, कैश जाता है जब, कैसे, यही प्रेफरेंस शेयर, यही शेयर में प्रेफरेंस शेयर भी आता है ना, प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस करना पड़ता है आपको, तो रिडम्पशन करने कैश जाएगा। डिवेंचर से जो पैसा लिए जब वापस करेंगे तो जाएगा, कैश आउटफ्लो होगा, ठीक ना। अब आप डिवेंचर से कैपिटल बनाया है तो इंटरेस्ट पेड कीजिएगा, शेयर से कैपिटल बनाया है तो डिविडेंड पेड कीजिएगा, ये सब खर्च है। तो ये और भी बहुत कुछ आता है, लेकिन अभी फिलहाल इतना है, ठीक है। जब फॉर्मेट बताएंगे तो उसमें थोड़ा डिटेल और होगा, उसमें ज्यादा उसमें भी नहीं होगा, ठीक है। ये समझाना था आपको, समझ में आ गया होगा आपको, नोट कीजिए। ठीक है, तो हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो उसका पहला पार्ट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसका फॉर्मेट देखेंगे अभी, ठीक ना। इसके अंदर क्या क्या दिखाना होता है, किस प्रकार दिखाना होता है, वो सीखेंगे। किस मेथड से, इसी कारण बता दिए कि इसका दो मेथड है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को आपको यदि प्रिपेयर करना है तो इसका दो मेथड है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट मेथड हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम लोग किसको पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे सीबीएसई बोर्ड बता ही दिए, सीबीएसई बोर्ड वालों का डायरेक्ट मेथड जो है, डायरेक्ट मेथड वो सिलेबस में नहीं है। अब इस बार जोड़ा होगा तो बात अलग है, पिछले साल तो नहीं था। और आप लोग का भी जैक बोर्ड में भी डायरेक्ट से बहुत कम ही देखे देते हुए, ठीक ना, इनडायरेक्ट ही ज्यादा करके आपको देगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये स्टेटमेंट कॉलम है, पार्टिकुलर अमाउंट का दो कॉलम क्यों खींचते हैं अमाउंट का, एक कैलकुलेशन आएगा, कभी कभी होता है ना, कुछ अमाउंट कैलकुलेट करना होता है, ऐड लेस करना होता है, इसमें फाइनल अमाउंट, इसमें आपको फाइनल अमाउंट दिखाना है, इसमें सिर्फ आपको ऐड और लेस करने वाला अमाउंट दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले ये स्टार्ट होगा नेट प्रॉफिट के साथ, कहाँ से, नेट प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है, नेट प्रॉफिट या लॉस। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स and other adjustment, ठीक है ना। इस पे अभी आपको फोकस नहीं करना, लेकिन ठीक है, अभी काम करते हैं। आप खाली ध्यान रखो क्या, नेट प्रॉफिट क्या दिखाना है आपको, ये बिफोर टैक्स दिखाना है, ये बाद में चर्चा करेंगे। नेट प्रॉफिट दिखाना है, क्वेश्चन में लॉस दिया होगा तो लॉस दिखाना, जनरली आपको प्रॉफिट दिया रहेगा। नेट प्रॉफिट कहाँ, बाहर ला अमाउंट कॉलम में दिखा देना है, क्रॉस अमाउंट अभी क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद अगला स्टेप,
अगला स्टेप देखिए क्या करना है। जितना भी नॉन कैश एक्सपेंस है एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो सब ऐड करना है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि नॉन कैश एक्सपेंस में क्या क्या आता है, तो जैसे डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्च है जो कैश में होता नहीं है, बता चुके हैं। कैश में खर्च नहीं होता है, वो बस प्रॉफिट में से कट करके बिजनेस में रखता है पैसा, ठीक ना। वो क्या किसी बाहरी को पेमेंट करना पड़ता है डेप्रिसिएशन? नहीं, आप लोग पता है सब, ठीक है। डेप्रिसिएशन हो गया, फिर गुडविल रिटेन ऑफ, गुडविल ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी काम करेगा सब चीज, ठीक है। कल था भी क्वेश्चन, नॉन कैश लाया होगा, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटेन ऑफ, ठीक है। अभी यहाँ पर जगह नहीं बचेगा इसलिए सब कुछ नहीं दिखाएंगे, ठीक ना। वो बाकी आपको क्वेश्चन जैसे जैसे होते जाएगा वैसे वैसे बाकी फॉर्मेट बुक में दिया है वो आप देख लो। ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, ठीक है। और भी बहुत कुछ होता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स रिटेन ऑफ, और भी बहुत कुछ होता है, जगह नहीं है अभी। यहाँ फाइनली हम दिखाएंगे जो भी अमाउंट रहेगा दिखा के इसको फाइनली कहाँ करेंगे। हाँ, ये तीनों जोड़ के फाइनल यहाँ बाकी है। फिर उसमें से लेस करेंगे जितना भी नॉन कैश इनकम होगा, नॉन कैश इनकम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होगा, ठीक है। क्या क्या आएगा इसके अंदर, ये हम इस तरह से साइन दे रहे हैं, आप एक मतलब क्वेश्चन बनाते समय मत दे देना, ठीक है। यहाँ डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो डेप्रिसिएशन का उल्टा क्या होता है? एप्रिसिएशन रहा तो यहाँ आएगा एप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड क्या है यहाँ? गुडविल रिटेन ऑफ। आप कैसे जानिए गुडविल रिटेन ऑफ हुआ है? तो पहले भी सीखा है, रिटेन ऑफ का मतलब जब वैल्यू घट जाए, जब गुडविल का वैल्यू घट रहा होगा तो समझना रिटेन ऑफ हुआ। अब बढ़ेगा तो इंक्रीज हुआ, क्या हुआ? तो आप सोचेंगे इंक्रीज यहाँ आ जाएगा, नहीं। गुडविल जब इंक्रीज करेगा तो वो इन्वेस्टिंग में चला जाता है। कहाँ क्यों जाता है वो बताया जाएगा बाद में। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व फंड, ठीक ना। इसमें तो आपका है कि ये हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा। जनरली जब आपका ओपनिंग डेट पे कम रहेगा, क्लोजिंग डेट पे ज्यादा रहेगा, तो बढ़ा हुआ रहेगा, तो इसका मतलब कैश ट्रांसफर हुआ है उसमें, तभी तो बढ़ा है। रिजर्व फंड अपने आप कैसे बढ़ गया है, ठीक है, वो दे जाता है। एप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स हो गया। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, तो उस प्रकार से यहाँ क्या आ जाएगा? लॉस ऑन, बहुत कुछ आता है यहाँ पे, अभी उतना याद नहीं है, याददाश्त रहता नहीं है, ठीक ना। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अब बोले क्या ये नॉन कैश एक्सपेंस है? तो बोल सकते हैं एक्सपेंस तो नहीं है लेकिन नॉन ऑपरेटिंग लॉस तो है, एक्सपेंस तो है। और भी बहुत कुछ आता है, तो अभी तक जगह नहीं मिल रहा, नीचे फिर खत्म हो जाएगा, इसलिए अभी और नहीं लिखेंगे। ये कर लिए, ये क्या नेगेटिव अमाउंट ना है, लेस किए है ना, तो नेगेटिव अमाउंट तीनों को क्या करेंगे? जोड़ घटा देंगे। यहाँ कुछ ना कुछ तो आएगा, इसको नाम दिया जाता है। क्या नाम देते हैं? नाम देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या देते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्लस में आया तो प्रॉफिट और माइनस में आया तो लॉस। बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्जेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्जेस। प्लस में रहा तो प्रॉफिट लिखना है, माइनस में रहा तो और क्या लिखना है? बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्ज, मतलब अभी वर्किंग कैपिटल चार्ज नहीं किए। अब बताओ वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बताओ। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, वही होने वाला है। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को जोड़ने वाले और घटाने वाले। यहाँ पर भी रूल है, ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ तो और आसान है, बहुत को रटते हैं और रटते हैं तो भूल भी जाते हैं और फंस भी जाते हैं क्वेश्चन बनाते समय।
करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का एक एग्जांपल लेते हैं, डेटर लेते हैं, क्रेडिटर। डेटर और क्रेडिटर डेटर करंट एसेट्स है हाँ और क्रेडिटर करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मान लीजिए मैं ओपनिंग डेट पे 50,000 है डेटर, डेटर ओपनिंग पे कितना है 50,000 और क्लोजिंग पे 40 है, तो घट गया, हाँ डिक्रीज इन डेटर हुआ। अब बताओ 10,000 डेटर घट गया, इसका मतलब क्या है? कैश उनको दे दिया कैश आया। हाँ कैश इनफ्लो कैसे बोलेंगे आप? कैश कैश आया। इसका मतलब कि करंट एसेट जब घटता है, करंट एसेट जब घटता है, ये जो है ये किस बात का प्रूफ है, प्रमाण है कि कैश आ रहा है। तो जब भी कैश आ रहा है तो जोड़ेंगे ना, तो इसलिए ध्यान रखना डिक्रीज इन, अब हम डेटर खाई नहीं लिखेंगे यहाँ, करंट एसेट्स। जब करंट एसेट्स घट रहा है तो समझ लो कैश आ रहा है, एग्जाम्पल समझा है तो जोड़ देना। और जब करंट लायबिलिटीज बढ़ रहा है, इंक्रीज इन, करेंट तो भी कैश आता है। करेंगे हाँ क्यों? क्योंकि लायबिलिटीज बढ़ने का कारण है कि हम लिए हैं लोन, उधार खरीदे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कैश बढ़ रहा है। तो ये दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। अभी फिलहाल ये फॉर्मेट है ना, तो करंट एसेट्स का करंट एसेट्स ही कोर्स में लिखा रहेगा, डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है, सब लिखा रहेगा, तो सबका दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और फाइनली इसको बात करेंगे, फिर लेस, इसी का उल्टा हो जाएगा, इंक्रीज इन, करेंट अब शॉर्ट में लिखते हैं, हाँ करंट एसेट्स बढ़ गया, ठीक है, तो क्या करना है, इसको लेस लेस करना है। करना है। क्यों? क्योंकि करंट एसेट्स बढ़ने का मतलब ये हुआ कि आपका कैश गया गया है, ठीक ना, कैश क्या हुआ, गया गया है। और डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज डिक्रीज इन, करेंट लायबिलिटीज शॉर्ट में लिखे सी हाँ एल, नेगेटिव अमाउंट है ब्रैकेट में रखना, बाहर कर देना, हाँ और लास्ट में जोड़ देना। अभी एक चीज और होगा, बस एक ही चीज और बचा हुआ है, लेकिन छोड़ दीजिए, उसको बाद में देखा जाएगा। तो मान लीजिए यही आपका आंसर है, फाइनल आंसर आपका वही ये आंसर को यदि प्लस में आंसर रहा तो क्या लिखना है, माइनस में रहा तो क्या लिखना है। तो देखिए यदि प्लस में रहा तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एक्टिव, और माइनस में रहा नेट कैश लॉस्ट, नेट कैश Lost. नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, तो देख रहे हैं आप लोग, दिख रहे हैं लॉस्ट, तो आगे वही, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हो गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग का, वो भी किस मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट से अलग है इसका पूरा फॉर्मेट, ठीक है, नोट कीजिए।